बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग तमाम व्यूवर्स से जो कि इस वक्त नियो की स्क्रीन से कनेक्टेड हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छी प्यारी प्यारी मीठी ज़िंदगी गुजारे होंगे और आज के दिन का आगाज़ बहुत ही अच्छा हुआ होगा। सो लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट, मैं आपके साथ महा इकबाल हूँ। अनवार खबर कुछ तबीयत नासाजी की वजह से आज का प्रोग्राम नहीं कर पा रहे और मैं दुआ भी करती हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाएँ और दोबारा से अपने शो को कंटिन्यू करें। सो मूविंग ऑन, आज चूँकि मंडे है और मंडे को यूजुअली ऐसा होता है कि बहुत सी स्टोरीज होती हैं, बहुत से टॉपिक्स होते हैं जिनको कवर करना होता है और अपने व्यूअर से शेयर करना होता है। तो सबसे पहले हम क्यों ना मौसम की बात कर लें, जो कि इस वक्त लाहौर और रावलपिंडी समेत पंजाब की मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से हम देख रहे हैं कि जनाब मौसम बड़ा प्यारा हो चुका है। जबकि गुजरात में 2 घंटे की बारिश के बाद सड़कें इस वक्त तालाब बन चुकी हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई है। लाहौर के इलाकों इस्लामपुरा की बात करें, मुगलपुरा, शेरावाला गेट, समनाबाद, लक्ष्मी चौक, इकबाल टाउन और मुस्तफ़ाबाद में तेज़ बारिश हुई है। गुजरपुरा, मिसरिशा और इचरा सब डिवीजन के अतराफ भी अब्र रहमत बरस पड़ा है। और पीडीएम ने 31 जुलाई तक पंजाब भर में तेज़ बारिशों की पेशगोई की है। तर्जुमान पीडीएम का कहना है कि लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, सरगोधा, बहावलपुर, फैसलाबाद, साहिवाल और गुजरात डिवीजन में मानसून बारिशें मुतवक्के हैं। जबकि पीडीएम की जानिब से मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की भी हिदायत की गई है। पंजाब में मानसून बारिशों के दौरान हम देखते हैं कि दरियाओं और डैम्स में इस वक्त जो पानी की सूरत हाल है वो नॉर्मल है। इससे पहले महकमे मौसमियात की तरफ से ये फोरकास्ट थी कि आज कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का इम्कान है। जबकि मानसून सिस्टम की वजह से आज़ाद कश्मीर के कुछ मकामात पर मूसलाधार बारिश हुई है। सिंध के जिला सांगड़ की बात करें, मीरपुर खास की बात करें, उमरकोट, बदीन और दीगर साहली इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और महकमे मौसमियात ये कह रहा है कराची को लेकर कि कल से वहाँ पर बारिश की पेशगोई है। तो मौसम का अहवाल जनाब आप जान चुके हैं, तो अब हम बढ़ते हैं टॉप स्टोरीज की तरफ। पेन मैनेजमेंट, शदीद दर्द में मुब्तला अफराद को जिंदगी की तरफ वापस लौटने की उम्मीद। जो अपना वजन कंट्रोल करना चाहते हैं, वेगन डाइट पर अमल करें। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम की नॉर्वे के स्तूर क्लब को शिकस्त। और आईपीपीएस कंपनीज तवानाई बहरान आपको बताएंगे जो हल है वो आखिर है क्या। तो जनाब हमारा जो सेगमेंट 1 है उसकी बात करें तो उसमें कैंसर, जोड़ों का दर्द, रीढ़ की हड्डी या ऐसे ही दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों को बेशतर सूरतों में शदीद तरीन दर्द भी बर्दाश्त करना पड़ता है। इस दर्द को ख़त्म करने के लिए पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है। इस तरह का इलाज से हम देखते हैं कि माइग्रेन का इलाज भी मुमकिन है। माइग्रेन आम सर दर्द नहीं है बल्कि एक ऐसी कैफियत है जिससे इंसान की आंखों के सामने अंधेरा सा हो जाता है, जबकि कुछ को गुनूदगी का सामना भी करना पड़ता है। जबकि कुछ लोगों की तरफ से ये भी शिकायत सुनने को मिलते हैं कि उन्हें नौजिया की कैफियत होती है। माइग्रेन की वजह से 50 साल से कम उम्र लोग किसी भी किस्म की माजूरी का शिकार होते हैं। कई लोग तो माइग्रेन की संगीनी को नज़रअंदाज करते हुए डॉक्टर से रुजू नहीं करते, जो कि अच्छी बात नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें मुस्तकबिल भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। माइग्रेन को आम दर्द समझना अब पुरानी बात हो चुकी है। जहां आमतौर पर सर दर्द को बर्दाश्त किया जा सकता है, वहीं माइग्रेन बहुत शदीद भी होता है और बाज़ औक़ात जिस्म में शदीद कमज़ोरी महसूस होने लगती है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक ये दर्द मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन में तकरीबन 3 गुना ज़्यादा आम है। आमतौर पर हर 15 मर्दों में से एक के मुकाबले में और हर 5 में से एक औरत में ये पाई जाती है। ख़वातीन पर माइग्रेन की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से जिनसी हार्मोन्स का बड़े पैमाने पर उतार चढ़ाव NHEV1 में तब्दील का बाइस बनता है। तो ये सारी सिचुएशन कैसे होती है, इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद अनवर हैं, पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का करम। बिल्कुल सर। अगर हम माइग्रेन की बात करें, पहले तो ये डिफरेंशिएट कर दें कि माइग्रेन और एक नॉर्मल सर दर्द में कैसे फ़र्क हम कर सकते हैं। देखिए, जो माइग्रेन है, एक तो इसका जो इंसिडेंस है, ऑनसेट जो है वो बड़ी यंग एज में होता है। जैसे आपने अभी बताया कि जी कि ख़वातीन जो हैं वो 3 गुना ज़्यादा इसका शिकार होती हैं। तो बच्चियां जो हैं जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है या जो मेनार्की है उसमें जब हार्मोनल चेंजेस आती हैं तो पिनार्की के टाइम पे ईस्ट्रोजन जो है
वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईस्ट्रोजन वो हार्मोन है जिसकी वजह से ख़वातीन में फर्टिलिटी, कंसेप्शन और ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस पर डिपेंड करती हैं। मिग्रेन की एक बड़ी वजह जो है वो ईस्ट्रोजन लेवल का, जो ईस्ट्रोजन लेवल्स हैं वो फॉल करते हैं, और ख़ासकर जब मंथली साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल या जिसको माहवारी कहते हैं वो शुरू होने वाली होती है, तो उससे 2-4 दिन पहले इसका लेवल फॉल करता है, तो जिसकी वजह से जो दिमाग के अंदर छोटे साइज़ की जो आर्टरीज़ हैं, जिनको हम कहते हैं स्मॉल एंड मिडल साइज़ आर्टरीज़, वो हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से स्पैज़म में जाती हैं। वो स्पैज़म की वजह से जब ब्लड फ्लो कंप्रोमाइज़ करता है तो वहाँ पे केमिकल इन्फ्लेमेटरी जो मार्कर्स हैं वो रिलीज़ होते हैं, तो शदीद थ्रॉबिंग पल्सेटिंग पेन होता है। तो टिपिकली जो मिग्रेन है ये 2 तरह का होता है, एक को हम क्लासिकल मिग्रेन कहते हैं, एक को एटिपिकल या नॉन क्लासिकल कहते हैं। जो टिपिकल मिग्रेन है उसमें बच्चियों में या ख़वातीन में स्टार्ट होने से पहले शदीद सरदर्द, उनको ऑरा या थोड़ी अलामात आते हैं, जैसे आइज़ में आपने कहा कि जी वो धीमापन या नज़र होना शुरू हो गया, कुछ फ्लैशेस ऑफ लाइट हैं, फ्लैशेस ऑफ लाइट हैं, कान में ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस हैं, तो इसको हम ऑरा कहते हैं। फिर टिपिकल ऑनसेट आता है जो कुछ घंटे पीक पे जाके फिर जब फॉल करता है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर में भी तब्दीलियाँ आती हैं। जब बीपी फॉल करेगा तो उस वक़्त मिग्रेन के मरीज़ों में वीकनेस, नोज़िया, मतली जिसको कहते हैं, वॉमिटिंग, उल्टी मतली, ये सारी कैफियत आती है। तो जो फ़र्क ये है, एक चीज़ तो मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि कोई भी आधे सर का दर्द जो है वो मिग्रेन नहीं होता। ठीक है। हमें पेशेंट की एज देखनी है, उसकी टाइमिंग्स देखनी है, और वो सारा, क्योंकि बहुत दफ़ा ख़वातीन आती हैं कि जिनकी एज 50 से ज़्यादा है, और ये अमूमन जो फर्टाइल पीरियड है मीनोपॉज से पहले, जिसमें हार्मोनल लेवल फ्लक्चुएट करते हैं, तो उसमें ज़्यादा इंसिडेंस है, और मीनोपॉज या बढ़ती उम्र के साथ इसका इंसिडेंस और इंटेंसिटी दोनों कम होते चले जाते हैं। तो वो ख़वातीन जिनकी एज 50-55 से ज़्यादा है, वो भी बहुत सारी ख़वातीन आती हैं कि जी आधे सर में शदीद दर्द है, और इतना शदीद है कि जब वो ज़्यादा होता है तो उसके साथ नोज़िया, वॉमिटिंग, सारा कुछ होता है। लेकिन उन ख़वातीन में उस उम्र में प्रॉब्लम क्या होता है कि आपकी हम जो ओस्टियोप्रोसिस हम सब जानते हैं क्या, कि नॉर्मली हम जो कैल्शियम लेते हैं वो हमारी हड्डियां एब्जॉर्ब करती हैं अगर जिस्म में विटामिन डी लेवल्स पूरे हों। तो इस वक्त पूरी दुनिया में, पाकिस्तान समेत, विटामिन डी डेफिशिएंसी का पैंडेमिक है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग धूप में नहीं निकलते, फिज़िकल वर्कआउट्स नहीं है, और सबसे जो नेचुरल वे अल्लाह ने हमें दिया है विटामिन डी जिसे हमें पूरा रखने का, वो ये है कि आप धूप में चहलकदमी करें, फिज़िकल वर्कआउट करें। अब मॉडर्न लाइफस्टाइल में आप सुबह गाड़ी में बैठते हैं, ऑफिस जाते हैं, सारा दिन बंद कमरे में बैठ के, शाम में जब निकलते हैं तो वैसे अंधेरा या शाम हो गई होती है, तो सन का एक्सपोजर नहीं है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बीमारी है माइग्रेन, क्या ये जेनेटिक भी हो सकती है? जी बिल्कुल, इसकी 3 बड़ी कॉजेज़ हैं, और सबसे बड़ी कॉज ये है कि ये फैमिलीज़ में रन करती है कि ये जेनेटिक है। दूसरी इसकी वजह जो है वो फूड एलर्जेंस हैं। बहुत सारी खाने जो कि या पीने की अशियाँ हैं, जैसे कॉफ़ी है, चॉकलेट है, जिनको हम स्टिमुलेंट कहते हैं, वो इसकी सेकंड बड़ी कॉज है। तीसरी बड़ी कॉज ये है कि आपकी अगर नींद पूरी नहीं हुई, स्ट्रेस हुई, अगेन हार्मोनल जो आपके जो लेवल्स हैं स्ट्रेस हार्मोन वो इंक्रीज़ करेंगे, वो जब इन्फ्लुएंस करेंगे तो उससे भी, तो ये 3 बड़ी कॉजेज़ हैं, ख़ानदानी, मौरूसी जिसको हम कह सकते हैं, सेकंड फूड एलर्जेंस की वजह से, और तीसरा आराम की कमी या नींद की कमी की वजह से। ठीक है डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि उमूमी तौर पर कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो घर में होती हैं, और अगर वो इस बीमारी में हैं भी, माइग्रेन उन्हें होता भी है, तो वो फ़ौरन डॉक्टर के पास रुजू नहीं करते, वो यही करते हैं कि घर में बैठकर हम किसी तरीके से इसको कम करें। आप उन ख़वातीन को क्या कहेंगे कि घर में इसका क्या इलाज हो सकता है, कि फ़ौरी तौर पर कौन से ऐसे पेन किलर्स हैं जिनको यूज़ करके इस दर्द से छुटकारा हासिल कर सकते हैं? इसमें जी किसी भी बीमारी की तरह हम सब का नेचुरली हम लोग अपनी जान के बारे में ख्याल नहीं करते, वो मैं हूँ, वो आप हैं, उस वक्त तक वेट करते हैं जब पानी सर से गुजर जाए, बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे। तो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है, ख़ासकर अपनी, देखें अभी सारी की सारी मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो हैं वो कैरियर बेस्ड हैं, आपकी मिसाल है, मेरी बेटियाँ, दे आर ऑल बिकमिंग प्रोफेशनल। तो ये लोगों के पास एक तो अपने लिए टाइम नहीं है, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली एक आध एपिसोड तो आप चलें देख लें कि जी हो गया, लेकिन अगर ये रिकरेंट हो रहा है
कि जी हफ्ते बाद हो गया, महीने में हो गया, तो और इसकी शिद्दत बढ़ती जा रही है, तो काइंडली किसी भी बीमारी की तरह मिग्रेन को भी लाइटली ना लें। और इसको जो बेस्ट मतलब वे है ट्रीट करने का, वो एक तो रेस्ट है, उसके साथ डाइटरी चेंजेस हैं, तीसरे स्टेप पे मेडिकेशन आती है। मेडिकेशन में जहाँ तक एक्यूट पेन है उसके लिए तो हम एनसेड्स जो है वो लेते हैं कि जिससे एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक पेन किलिंग दोनों इफ़ेक्ट्स आते हैं। दूसरा, इसके लिए स्पेशल दवाइयाँ हैं जो इसके दौरे का कम कर सकती हैं, या उसको हम कहते हैं प्रोफाइलैक्टिक। दो तरह की ट्रीटमेंट होती है। अगर हमें जैसे मैंने कहा कि औरा होता है और आपको अंदाज़ा हो जाए कि जी सर में भारीपन हो रहा है, कोई कैफियत हो रही है, तो आप उस वक्त हम एडवाइस करते हैं ट्रिप्टेंस। ट्रिप्टेंस जब आप देंगे तो ये उसका जो इंसिडेंस है उसको रोक देंगी और आपको फुल फ्लैज जो स्वीयर सर दर्द है वो नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उसको नहीं लिया और अनफॉर्चुनेटली दर्द ज़्यादा बढ़ गया तो उसके लिए हमें पेन किलर्स एनएसएड्स की ज़रूरत है, ताकि वो जो उनका इफ़ेक्ट आएगा तो उससे सर दर्द बेहतर हो जाएगा। तो काइंडली इसको बिल्कुल लाइटली ना लें, और 1 से 2 एपिसोड के बाद अगर ये रिकर कर रहा है तो काइंडली अपने करीबी मुस्तनिद फैमिली फिजिशियन से, न्यूरोलॉजिस्ट से, जो और भी शहजाद साहब, आप इस चीज़ पर भी जोर दे रहे हैं कि जो माइग्रेन का पेशेंट है उसे स्पेशली अपनी डाइट प्लान का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। आप ऐसे पेशेंट्स को कौन सा डाइट प्लान सजेस्ट करते हैं कि आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करें? उसमें पहले तो ये है कि हमें उनको ये बताना है ये चीज़ें अवॉइड करें। ठीक है। जो खाने की किस्में हैं, जैसे मैंने कहा जी, ये अगर वो कॉफ़ी ज़्यादा लेंगे उससे इनका इंसिडेंस ज़्यादा होगा, चाय लेने से है, चॉकलेट लेने से है, जो ज़्यादा गरम मिर्च मसाले वाली जिनको हम हॉट फूड्स कहते हैं उनको अवॉइड करना है। और उसके साथ साथ कुछ पेशेंट्स में हमें हेडेक का ताल्लुक हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ से मिलता है, कि वो लोग जिनमें दायमी कब्ज़ हो उनमें रिकरेंट हेडेक्स होती हैं। तो वो लोग अगर खाने में फ़ाइबर का इंटेक, सैलड ज़्यादा लें और जो प्रोसेस्ड फूड है उसको कम से कम लेंगे, तो उससे उनका चूँकि जीआई जो मैदे का सिस्टम है अंतड़ियों का वो बेहतर रहेगा, तो उससे भी उनका जो सर दर्द है वो कम होगा। ये आधी सर का दर्द और माइग्रेन क्या ये सेम चीज़ें हैं या फिर ये इसमें कुछ डिफरेंस है? जी देखें, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हर आधे सर का दर्द मिग्रेन नहीं है। यूजुअली जो मिग्रेन है ये आधे सर में होता है, कभी लेफ़्ट पे होगा, कभी राइट पे होगा, प्रीडोमिनेंटली लेफ़्ट साइडेड हेडेक है। सेकेंडली, जो और आधे सर के दर्द हैं, मैं वो कह रहा था कि जी ऑस्टियोप्रोसिस में होता क्या है कि जो हड्डियों के अंदर कैल्शियम है, हड्डियों में भुरभुरापन होता है, कैल्शियम बजाय एब्जॉर्ब हो उसकी रिजॉर्प्शन होती है, और वो जब कैल्शियम निकलती है तो वो मोरों के आसपास उधर चोंचें बनाती है। और अगर ये गर्दन के ऊपर वाले 3 या 4 मोरों में चोंचें बनेंगी तो वहाँ से 3 नर्व्स निकलते हैं, जिसको हम ऑक्सीपिटल नर्व्स कहते हैं और थर्ड ऑक्सीपिटल नर्व्स कहते हैं। तो वो जब यहाँ से आपको किसी भी वजह से स्ट्रेस हो सकता है, बैड पोस्चर हो सकता है, आजकल मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा है, तो जब आपकी नेक पे स्ट्रेन आएगा तो आपके जो मसल्स हैं गर्दन के वो खिंचाव में जाएंगे। जब वो मसल्स खिंचाव में जाएंगे तो वहाँ पे जो चोंचें या ऑस्टियोफाइट्स पड़े हैं वो उन नर्व्स को जब इरिटेट करेंगे या इनको इंजर करेंगे तो उसमें उस साइड पे आधे सर में दर्द जाएगा। आधे सर में। और सर ये आधे सर का दर्द, इसकी प्रोबेबली कितनी ड्यूरेशन कितनी होती है और उसको किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं? बाय डूइंग एक्सरसाइज। यस, अगर तो ये सर्वाइकोजेनिक है, ऑस्टियोफाइट्स की वजह से है, तो इसमें जो एक तो ये है कि अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रखें, और दूसरी जो मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर हम सिंपली आप ऑफिस में बैठे हैं, वर्कलोड है, सारा कुछ है, आपको महसूस हो कि आपकी नेक स्टिफ हो रही है, तो सिर्फ आधे मिनट से 1 मिनट का ब्रेक दें और अपने दोनों थम्स के साथ ये जो पीछे बड़ी हड्डी है जिसको हम ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस कहते हैं, अगर उसको हम जेंटली सिर्फ इस तरह से मसाज कर देंगे तो उससे वो जब मसल रिलैक्स होगा, ब्लड फ्लो इम्प्रूव करेगा, तो वहाँ पे जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं वो भी कम होंगे, नर्व की इरिटेशन भी कम होगी। अगर इससे फ़र्क नहीं पड़ता तो हमें इसकी प्रॉपर मेडिकेशन करनी है, और अगर मेडिकेशन लेने के बावजूद बार बार होता है तो हमें इसके लिए प्रॉपर डायग्नोसिस चाहिए कि हमें गर्दन के एक्सरेज देखने हैं कि उसकी ऑस्टियोफाइट्स अगर ज़्यादा बड़े हैं, जितने भी बड़े हों, इसका ट्रीटमेंट इतना आसान है इंटरवेंशनल पेन में कि हम सिर्फ
लोकल जैसे आप इंसुलिन की नीडल के साथ सुन करते हैं, तो हम इन नर्व्स को नमिंग मेडिसिन और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन के साथ कैमरा में देखते हुए, जैसे एक्सरे या फ्लोरोस्कोप है, हम उस जगह पे जाके 1 से 2 सीसी मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं, जिससे लोगों को महीनों नहीं सालों फ़ायदा होता है। तो खाने में एहतियात, जो एलर्जेंस हैं उनको अवॉइड करना है, अपनी नेक की एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज, नेक को ओवरलोड ना करें। एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा, अभी हम सारे के सारे लोग क्या करते हैं, मोबाइल अगर यूज़ कर रहे हैं तो यूँ हाथ में पकड़ के गर्दन झुका कर। तो नॉर्मल ये है कि अगर जैसे मैं आपको देख रहा हूँ तो मेरी नेक न्यूट्रल है, किसी मसल पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है। अगर मैं 5 डिग्री नीचे जाऊँगा तो मेरे एक एक मोहरे पे 5 पाउंड एक्स्ट्रा वजन होगा। 5 पाउंड एक्स्ट्रा वेट आएगा और यहाँ तक जाते जाते 30 डिग्री है। तो दैट मीन्स कि अराउंड 25-26 kg वेट हम डाल रहे हैं गर्दन पे, तो उसका स्ट्रेन मसल्स पे, टेंडन्स पे, लिगामेंट्स पे आना है, तो वो फिर जब नर्व कंप्रेस होंगे तो हेडेक होगी। तो काइंडली मोबाइल का इस्तेमाल तो करना मजबूरी है, बार बार ये बहुत ज़्यादा देर इसको, और स्क्रीन टाइम के इटसेल्फ बहुत सारे नुकसान हैं कि जो ब्लू लाइट इनसे निकलती है, तो काइंडली थोड़ा सा स्क्रीन टाइम बेहतर करें, अपना पोस्चर बेहतर करें, डाइट एलर्जेंस को, और रेगुलर जो नेक की एक्सरसाइजेज हैं उनके करने से हम इससे बच सकते हैं। तो शहजाद साहब, इस तरह की जो बीमारियां हैं, आधे सर का दर्द या फिर माइग्रेन, तो इससे क्या परमानेंट छुटकारा भी हासिल हो सकता है, या फिर वक्ती तौर पर आप पेन किलर्स ले रहे हैं या कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं लेकिन वक्ती तौर पर छुटकारा नहीं मिलता? अक्सर पेशेंट्स मैं देखती हूँ कि वो आते हैं और वो उनका मसला यही होता है, वो कहते हैं कि हमें परमानेंट छुटकारा नहीं मिलता। देखिए, परमानेंट तो सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है, लेकिन इनको लाइफ लॉन्ग बेनिफिट मिल सकता है जी, लॉन्ग टर्म रिलीफ जी। हम इसको लॉन्ग टर्म रिलीफ नहीं, क्योर भी कर सकते हैं। वो जो मैंने एक बात की कि जी नर्व ब्लॉक से या रेडियो फ्रीक्वेंसी से, जब वो जो उसकी रूट कॉज है वो एक दफ़ा ट्रीट हो गई, तो फिर अगर आप एक नॉर्मल हेल्दी स्टाइल कि अपनी नेक की एक्सरसाइज, टाइम पे रेस्ट और वो चीज़ें करेंगे, तो आप सारी उम्र इससे बच सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपने बड़ा तफसीली बताया कि माइग्रेन असल में इशू क्या है और उससे कैसे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम दोबारा से आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अभी आपसे एक गुड न्यूज़ भी हमने शेयर करनी है। गुड न्यूज़ जनाब ये है कि पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम का यूरोप के सबसे बड़े यूथ फुटबॉल टूर्नामेंट में अपने पहले मैच में फातिहाना आगाज हुआ है। कौमी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने नॉर्वे के स्तूर फुटबॉल क्लब को 6-1 से शिकस्त दी है। स्तोर फुटबॉल क्लब ने कौमी टीम के खिलाफ मैच के पहले हाफ में पहला गोल स्कोर किया, जिसके चंद लम्हों बाद हमने देखा कि कौमी टीम की जानिब से स्तोर फुटबॉल क्लब के खिलाफ गोल करके मैच बराबर कर दिया गया है। और मैच के दूसरे हाफ की बात करें तो वहां पर कुछ इस तरह से सिचुएशन बनी है कि कौमी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने लगातार 5 गोल स्कोर किए। गोल स्कोर करने वालों में अब्दुल गनी ने 2, ईसा जुनेद, ओवैस और मोहम्मद खान ने 1-1 गोल किया है। कौमी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम के कैप्टन मोहम्मद अदील का मैच के बाद गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हमने भरपूर प्रैक्टिस की हुई है और नई टेक्निक्स भी सीखी हैं। तमाम मैचेस जीतेंगे, खिलाड़ियों के हौसले भी बुलंद हैं। कौमी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम आज अपना दूसरा ग्रुप मैच नॉर्वे के वार्डेनिस्ट फुटबॉल क्लब के खिलाफ खेलेगी। और ये भी याद रखने वाली बात है कि कौमी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम गुज़श्ता साल नॉर्वे कप में रनर अप भी रही थी। पाकिस्तान की स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने अपने पहले मैच में शानदार जीत हासिल करके साबित किया है कि वो टूर्नामेंट में मजबूत हरीफ है। उनकी मेहनत, प्रैक्टिस और टीम वर्क ने उन्हें कामयाबी दिलाई है। और उनके जो कैप्टन है मोहम्मद अदील, वो जैसे कि बता रहे थे कि टीम की मुकम्मल तैयारी है और बुलंद हौसले उनकी कामयाबी की जामिन है। उनके अगले मैच में भी इसी जोशो खरोश और परफॉर्मेंस की तवक्को की जा रही है। अब एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, तो देखते रहिए नियो। वेलकम बैक। और आज हम एक ख़ास ग़िज़ा के बारे में बात करने वाले हैं जो कि उन मर्दों और ख़वातीन में मकबूल हो चुकी है जो कि अपना वज़न कंट्रोल करना चाहते हैं। इस डाइट प्लान को वेगन डाइट कहते हैं। इस डाइट में हर किस्म के गोश्त, अंडों और डेयरी मसनूआत से परहेज़ करना होता है और उनके मुतबादिल सब्जियों और फ्रूट्स के ज़रिए सेहत को बेहतर बनाया जाता है। वेगन डाइट में आप जो भी खाएंगे उसे या तो आप बॉयल कर सकते हैं, मैरिनेट कर सकते हैं हल्का सा, या फिर समटाइम्स इसे कच्चा ही खा लिया जाता है। जैसे कि फल, सब्जियाँ, दालें,
चने हो गए और खुश्क मेवाजात के अलावा कुछ सीड्स भी हैं। वेगन डाइट के बहुत से फ़वाइद भी हैं, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि इससे वज़न में कमी बहुत आती है और वेगन डाइट करने वाली ख़वातीन का वज़न ये डाइट ना करने वाली ख़वातीन के मुकाबले में कम होता है। लेकिन अभी हाल ही में इस ग़िज़ा पर अमल करने वाली एक रूसी खातून है जिनकी मौत हुई है और कुछ ये बताया जा रहा है कि शायद वो वेगन डाइट पर थी और इसी वजह से उनकी ये मौत भी हुई है। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट हैं हमाला खान। अस्सलाम वालेकुम हमाला, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, थैंक यू। अच्छा जी हमारा आजकल वैसे हम बात करें वेगन डाइट की और बड़े इसके चर्चे भी हैं। बेसिकली ये है क्या, हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा बताएं कि वेगन डाइट है क्या और इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? वेगन और वेजिटेरियन दो किस्म के डाइट्स हैं जो आजकल पाकिस्तान में पोर्शन कंट्रोल से ज़्यादा फॉलो की जा रही हैं। सो बेसिकली वेगन डाइट एक ऐसी डाइट होती है जिसमें लोग सिर्फ सब्जियों या फलों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या फिर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो उनको प्लांट बेस्ड चीज़ों से मिल रही होती है और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते जो एनिमल सोर्सेज से आ रही होती हैं या एनिमल के बाय प्रोडक्ट से मिल रही होती है। और इस तरह की चीज़ें भी नहीं खाते, मटन बीफ भी नहीं खाते और इसी के साथ साथ अंडे और दूध जो कि बाय प्रोडक्ट्स हैं एनिमल्स के उसको भी कंज्यूम नहीं कर रहे होते। तो ये जो एक पार्ट है, ये सारे वो लोग हैं जो वीगन लोग होते हैं जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अब उन रिस्ट्रिक्शंस की अदर देन पाकिस्तान वजूहात ये भी हैं कि बहुत सारे लोग एनिमल स्लॉटर को अच्छा नहीं समझते या उनके कल्चर में नहीं है कि एनिमल को स्लॉटर किया जाए एंड ऑल। इसी के साथ साथ एक डाइट है जिसे हम वेजिटेरियन डाइट कहते हैं। अब वेजिटेरियन डाइट में देखा जाए तो वो लोग प्लांट बेस्ड चीज़ों का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, बस एनिमल सोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन एनिमल सोर्सेज से हासिल होने वाली बाय प्रोडक्ट्स जिन्हें हम अंडे और दूध कह रहे होते हैं उनका इस्तेमाल वो ज़रूर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये दो जो हैं वो मेजर डिफरेंस है वीगन और वेजिटेरियन में। ठीक है, अब बहुत सारे जैसे आपने बात की कि लोग वीगन डाइट्स की तरफ जा रहे होते हैं जिसमें वो क्या करते हैं कि सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, विच इज़ अ गुड प्रैक्टिस। अच्छी बात है अगर हम सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, फलों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं अपने प्रोटीन्स को बहुत ज़्यादा लिमिटाइज कर देते हैं। अच्छा, अब वीगन डाइट में बहुत सारे लोग जो सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके हवाले से अगर बात की जाए तो सब्जियों का इस्तेमाल बहुत अच्छी चीज़ है। हम नॉर्मली भी कोई पेशेंट हमारे पास वेट लूज़ के लिए आता है तो हम उसका वेजिटेबल इंटेक बढ़ा देते हैं, कार्ब्स और प्रोटीन इंटेक कम कर देते हैं, लेकिन हम उसे ज़ीरो नहीं करते, हम उसे लिमिटाइज नहीं कर रहे होते। अब वो लोग जो सब्जियों का इंटेक ज़्यादा कर देते हैं, एक अच्छी बात तो ये है कि उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है, रेंजेस ठीक रहते हैं, यूरिक एसिड का मसला प्रिवेंट हो जाता है। वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा रह रहा होता है वो उससे बच जाते हैं और डिफरेंट किस्म के जो हमारी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनसे हम लोग सेफ हो जाते हैं। सो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। फाइबर का इंटेक आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है जिससे आपकी स्टमक हेल्थ प्रिवेंट रहती है, आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं रहता, डायरिया का मसला नहीं रहता और डिफरेंट मसाइल से आप बच जाते हैं। सो ये जो है एक वीगन और वेजिटेरियन में फ़ायदा है कि अगर आप सब्जियों या फलों का इंटेक ले रहे हैं। तो हमारा वीगन डाइट कोई भी कर सकता है कोई, या फिर स्पेसिफिक ये एक एज ग्रुप होता है कि आप इस एज के अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो फिर आप वीगन डाइट को अवॉइड करें? अच्छा, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट वीगन डाइट को मैं प्रायोरिटाइज नहीं करती बिकॉज हमें पोर्शन कंट्रोल की तरफ ही जाना चाहिए। हम जैसे मैंने बात की कि किसी भी पेशेंट को ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ आप जीरो कर दें और ये चीज़ आप हाई कर दें, बिल्कुल बैलेंस डाइट की तरफ जाना चाहिए। आप देखें सब्जियों का इंटेक तो उन्होंने ज़्यादा कर लिया, उसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन उसके साथ साथ उसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसे होगा कि आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज होना स्टार्ट हो जाएंगी, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज जिन्हें हम कह रहे होते हैं। बहुत सारे मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स हैं जो हमें अकेली सब्जियों के थ्रू नहीं मिल सकते। कुदरत ने, हमारी नेचर ने हमारे लिए गोश्त, सब्जी, फल और दालें, डिफरेंट किस्म की जो चीज़ें हैं वो बना दी हैं और उनको एक पोर्शन में लेने का बोला है। सो दूध या अंडे का इस्तेमाल ना करना भी जो है वो हमारी सेहत पर नुकसानदेह हो सकता है। अब कैसे, अगर एक बंदा है जो सिर्फ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ही कर रहा है तो उसके लिए इस तरह से नुकसानदेह होंगे, वो प्रोटीन्स नहीं ले रहा। अगर वो प्रोटीन्स अपने बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, वो दूध नहीं ले रहा, वो अंडा नहीं ले रहा, वो गोश्त नहीं ले रहा, तो उसके हेयर, नेल्स और स्किन पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होंगे, उसके बाल बहुत ज़्यादा रूखे होंगे, हेयर उसके सही तरह से डेवलप नहीं हो रहे होंगे, नाखनों में मसला आ रहा होगा। सो ये सारी चीज़ें क्या प्रोटीन से होती हैं। एक अंडे के अंदर हमारे पास 100% एब्जॉर्बेबल प्रोटीन मौजूद है, तो सोचें आप उसको कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और अगर आप उसे रिस्ट्रिक्ट करें तो आपके पास प्रोटीन का अल्टरनेट सोर्स कहाँ से आ रहा होता है।
तो इस तरह से हम चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। अगर आप दूध को रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं तो दूध के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी सबसे ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, जो कि हमारी हड्डियों में डायरेक्ट जाके एब्जॉर्ब हो रहा होता है। अगर आप वो इस्तेमाल नहीं कर रहे तो लेटर स्टेजेस में देखें बहुत सारी फीमेल्स जो अभी भी इस एज में आकर दूध इस्तेमाल नहीं करती ड्यू टू डिफरेंट रीजन, नॉट बिकॉज ऑफ अ वेगन डाइट। वो कहती हैं जी कि हमें स्मेल आ रही है, हमसे नहीं पिया जाता, नोजिया फील होता है। तो वो लेटर इन लाइफ अपने कॉम्प्लिकेशंस उनकी डबल हो जाती है। एक स्पेसिफिक एज के बाद वुमेन में तो हड्डियों और जोड़ों का दर्द वैसे ही शुरू हो जाता है। सो अगर आपने इस एज में कैल्शियम को ही एब्जॉर्ब नहीं किया, विटामिन डी को ही अपने नेचुरल सोर्सेज से एब्जॉर्ब नहीं किया, तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इसी तरह से गोश्त की बात कीजिए, मटन की बात करें, बीफ की बात करें, कुदरत ने उसके अंदर आयरन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट रखा है, जो कि आपको पता है वैसे भी फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फीमेल के पास आयरन कंटेंट होना ज़रूरी है। अब देखें, एक फीमेल जो मटन या बीफ या चिकन से अपना आयरन लेवल नहीं पूरा कर रही, तो वो उनके लिए किस तरह से नुकसानदेह हो सकता है। यही पॉइंट है। तो हमारा हम ये भी देखते हैं कि जो वेगन डाइट करते हैं वो गोश्त और डेयरी मसनूआत को बिल्कुल अवॉइड करते हैं, लेकिन आपके पास कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आए हैं कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जा चुके हों और फिर उनके पास कम बैक करने का रास्ता भी ना हो, फिर आप उनको क्या रेकमेंड करते हैं कि आप अपने प्लान को किस तरह से रेगुलराइज कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ जो है ना अपनी काउंसलिंग कर रहे होते हैं, अपना खुद से सोच के कि आज से मैं ये नहीं खाऊंगी, आज से मैं वो नहीं खाऊंगी, और जब वो उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जब उन्हें किसी कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर जब वो हमारे पास आते हैं तो काम जो होता है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है। ऐसे स्टेजेस में जो है वो हम पेशेंट्स को ग्रेजुअली रिकमेंड करवाते हैं कि आप ग्रेजुअली चीज़ों को जो है वो अपनी डाइट में स्टार्ट करें। जैसे कि अगर कोई पेशेंट है जिसने बहुत ज़्यादा इस तरह से कर लिया, उसकी वजह से वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो गया, वजन तो कम हो गया लेकिन उसके साथ उसकी स्किन खराब होने लगी, उसके बाल खराब होने लगी, उसे टायर्डनेस फील होने लगी। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं। जब वो डाइट करना स्टार्ट भी करते हैं ना, तो वो हमसे कंप्लेन करते हैं अब तो मैं बहुत थका थका महसूस करता हूँ, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, इस तरह के मसाइल बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। सो वो जो चीज़ें होती हैं उनको कम बैक करना ज़रूरी है। उसमें ऑब्वियसली हम ग्रेजुअली फिर उन चीज़ों को उनकी डाइट में शामिल करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके उनको थोड़ा सा सिखा कर, थोड़ा सा काउंसिल करके और थोड़ा सा चीज़ों के बारे में, उनको अफादियत के बारे में बता के फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी डाइट में शामिल करना पड़ता है। हम ये भी तो देखते हैं ना कि कुछ ऐसी खबरें भी आई हैं, जैसे कि कुछ टाइम पहले एक रशियन लेडी के बारे में बताया गया कि वो वेगन डाइट पर थी और उस वजह से शायद डेथ हो गई। क्या ऐसा भी होता है कि खुदा ना खास्ता? बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान बाहर के लोगों को देखा जाए तो इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न है। वो मैंने बताया कि जैसे अपार्ट फ्रॉम डाइट वो अपने कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से भी इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते। पाकिस्तान में तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, लोगों को पता है गोश्त, मुर्गी, अंडा, दूध, ये सब चीज़ें उनके खाने के लिए। बाहर ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है। हो सकता है कि उसमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज इस हद तक हो गई हों कि बाद में जो है उसको ओवरकम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। कुछ लोग इस तरह से होते हैं कि वो अल्टरनेट सोर्सेज की तरफ चले जाते हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स ले रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ें ले रहे होते हैं, सप्लीमेंटेशंस की तरफ आ जाते हैं। हो सकता है कि उनमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज इतनी ज़्यादा हो गई हों कि उनको अच्छी सेहत तो मिल रही हो, लेकिन बाद में फिर सर्वाइव करने, जैसे मैंने आपको की इंग्रेडिएंट्स बताए कि आयरन की कमी होगी, कैल्शियम की कमी होगी, विटामिन डी की कमी हो जाएगी, आप में B12 की कमी हो जाएगी। तो ये जब सारी कमियां मिल जाएंगी तो अल्टीमेटली आपके लिए नुकसान होती है। इसके साथ साथ सब्जियों का बेतहाशा इस्तेमाल आपको ब्लॉटिंग की तरफ भी ले जाता है। आपकी स्टमक हेल्थ की लाइनिंग तो प्रिवेंट कर रहा होता है, लेकिन वो अल्टीमेटली आपको ब्लॉटिंग का इशू और डिफरेंट किस्म के इशू रहते हैं, फाइबर का लेवल आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। सो वो चीज़ें आपको इस तरह से जहाँ फ़ायदा पहुँचा रही है वहाँ नुकसान भी पहुँचा रही है। इसलिए वहाँ हमेशा पोर्शन कंट्रोल को जो है वो प्रेफर करना चाहिए। वो सारे लोग जो आज डाइट कर रहे हैं या आज से उन्होंने स्टार्ट करना है, मंडे मोटिवेशन है उनकी, तो मैं उनको यही बताऊंगी कि कोई भी चीज़ रिस्ट्रिक्ट ना करें, स्टार्ट करें, जीरो से स्टार्ट करें। आप कहीं स्किप हो रहा है मील, कहीं आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, किसी दिन ज़्यादा खा लिया, डोंट स्ट्रेस, डोंट टेंशन ना लें उस बात की, आप उसको अगले दिन से स्टार्ट कर लें। मतलब आप ज़्यादा खाने की बात करिए, ये जो बेवक्त की क्रेविंग्स होती है हम उसको कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मैं भी हर वक्त मुझे कुछ ना कुछ क्रेविंग होती है, मुझे कुछ खाना होता है। उसके साथ अगर हम वेजिटेबल्स भी कब तक खाएंगे, कुछ ऐसी आप चीज़ भी बताएं ना कि वो हेल्दी भी हो, आप किसी भी वक्त खा भी सकते हैं हेल्दी स्नैक्स। बिल्कुल। अच्छा, इसमें दो तरह से होता है। एक लोगों को क्रेविंग इसलिए हो रही होती है क्योंकि उन्होंने पूरा दिन कुछ नहीं कंज्यूम किया होता अपनी डाइट के चक्कर में कि जी आज हम भूखे रहेंगे, तो उसकी वजह से उनकी क्रेविंग्स जो हैं वो इन्हांस हो जाती हैं। एक वो क्रेविंग्स होती हैं जो आपको मिड ऑफ द वर्क लग रही होती हैं, बिकॉज हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम कर लिया होता है एकदम से हम,
एंजाइटी फील कर रहे होते हैं। अच्छा, उन क्रेविंग्स के लिए मैं कहूँगी कि आप भुने हुए चनों का इस्तेमाल करें। अगर आप किसी वर्क प्लेस पे हैं, आप कहीं पर हैं, तो आप अपने पास भुने हुए चने रखें जिसका आप वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल करते रहें। 11 से 12 बजे के करीब आप फ्रूट का इस्तेमाल ज़रूर करें। अपना मीडियम साइज एप्पल ले लें, नाशपति आजकल आई हुई है, आड़ू आया हुआ है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नट्स एंड सीड्स का इस्तेमाल आप 4 से 5 बजे के करीब कर सकते हैं। अपनी चाय के साथ आप ले लें, मेवाजात ले लें डिफरेंट किस्म के। फिर उसके अलावा वैसे हमारे पास सीड्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, अलसी के बीज हैं, कद्दू के बीज हैं, चिया सीड्स हैं, तुख मलंगा है। तो उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल भी जो है पानी के साथ कर सकते हैं। फिर आप डिफरेंट किस्म के जो 0 कैलोरी ड्रिंक्स हैं। मज़े की बात यह कि इस बारे में इतनी अवेयरनेस हो चुकी है कि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया वेबसाइट पर अक्सर अब तो अलसी की पिनिया भी बेची जा रही हैं और ये बहुत हेल्दी डाइट है जिसको हम एज अ स्नैक भी खा सकते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका इस्तेमाल फीमेल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PCOS वेरियर्स जो वेट भी लूज करें, अपनी PCOS के सिम्टम्स को भी ओवरकम करें, वो ऐसे सीड्स का अगर इस्तेमाल करें तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। हम सीड्स की अगर बात करें, क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम होता है? जैसे आपने कि अभी मेंशन किया 4 से 5 का टाइम, क्या हम किसी भी टाइम ये खा सकते हैं? बिल्कुल, आप किसी भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन वो लोग जो इसको स्पेसिफिक वजह से ले रहे हैं, जैसे मैंने बात की PCOS के वेरियर्स जो इनको स्पेसिफिक चीज़ के लिए ले रहे हैं, वो इसको दिन के टाइम इस्तेमाल करे होंगे या रात के टाइम इस्तेमाल करे होंगे। अगर आप वैसे वेट लूज के लिए लेना चाह रहे हैं तो चिया सीड्स जो हैं आप वो खाने से पहले लें, क्योंकि उससे आपको फुलनेस की फीलिंग आएगी, आपकी भूख की शिद्दत कम होगी और आप खाना जो है कम खाएंगे। तो डिफरेंट सीड्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइमिंग्स के लिहाज से भी ले सकते हैं। लेकिन अगेन, अगर आप इसको स्नैकिंग के तौर पे ले रहे हैं, आप अपने सालन के ऊपर स्प्रिंकल करें, आप अपने सलाद के ऊपर स्प्रिंकल करें, आप रोटी में पका के खा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको जो है वो फ़ायदा ही पहुँचा रही होती हैं। बिल्कुल। और हमारा ये हम देख रहे हैं कि आजकल ये बहुत ट्रेंड है कि हम बेकरी में जाते हैं और बेकरी आइटम्स लेकर इतना कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं कि वो एट द एंड आपके लिए बहुत ख़तरनाक होता है। इस चीज़ को हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स, क्योंकि हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि बेकरी आइटम्स बेसिकली उनके नुकसान होते क्या हैं? बिल्कुल माँ, जब हम लोग कोई पेशेंट हमारे पास डाइट के लिए आता है या वेट लूज़ की मोटिवेशन लेकर आता है, तो हम लोग उसको सबसे पहले ये मना करते हैं कि आपने सफ़ेद चीज़ें जो हैं वो अवॉइड करनी है। जैसे कि सफ़ेद चीनी होगी, सफ़ेद आटा हो गया, इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। और बेकरी आइटम्स में आप देखें सबसे ज़्यादा यही चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। सफ़ेद चीनी इस्तेमाल होगी, सफ़ेद मैदा इस्तेमाल हो गया, घी और ऑयल उस तरह स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, इस तरह से इस्तेमाल हो रहा होता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास चिकनाई का कंटेंट ज़्यादा आ जाता है, फैट का कंटेंट ज़्यादा आ जाता है। डिफरेंट किस्म के हमारे पास बेकरीज़ हैं जिसमें ऐसे वाइट मैदे से बनी हुई चीज़ें अवेलेबल हैं जिनको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सेहत के लिए नुकसान भी हो सकती है। अब इसमें ऐसे है कि ऑब्वियसली बात फिर वही आ जाती है, हम इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि आपने यूज़ नहीं करनी, क्योंकि जिस चीज़ पे हम रिस्ट्रिक्शन डाल देंगे उसी चीज़ की क्रेविंग ह्यूमन साइकोलॉजी के मुताबिक ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है, हमारा वही खाने का दिल ज़्यादा करने लग पड़ता है। तो इसमें हम रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी ऐड ऑन नहीं करेंगे। हम यही कहेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे किसी पेशेंट का दिल कर रहा है कि वो बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल करे, सो एक लिमिटेड अमाउंट में रहकर फॉर एग्जांपल एक पेस्ट्री खा ली, एक पेस्ट्रीज तो खैर आजकल शुगर फ्री भी अवेलेबल है, डिफरेंट तरह से वो यूज़ की जा सकती हैं। उसके अलावा जो हमारे पास पैटीज़ होते हैं, डिफरेंट किस्म के ब्रेड्स होती हैं, उसको आप हाफ जितना आप लिमिट अमाउंट करके खा सकते हैं। या मैं कहती हूँ कि अगर जिस दिन आपने खा लिए उस दिन आप वर्कआउट ज़्यादा कर लें, कोशिश करें कि आप वर्कआउट उस दिन ज़्यादा कर लें। जैसे आपको लग रहा है कि आज मैंने अपनी रूटीन से ज़्यादा खा लिया, तो उस दिन या तो आप वर्कआउट ज़्यादा कर लें या फिर आप अपने उसको स्ट्रेस में ना लेकर जाएं, क्योंकि जितना आप स्ट्रेस लेते हैं डाइट करते हुए उतना भी आपका वेट गेन हो रहा होता है। तो स्ट्रेस की तरफ ना लेकर जाएं, फिर आप नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर लें। ये जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, वो लोग जो कहते हैं कि हमारा एक हफ्ते में 5 किलो लूज हो जाए, 10 किलो लूज हो जाए, ये एक प्रोसेस नहीं होता। कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो है वो 2 से 3 किलो वजन ही एक महीने में जो है वो कम कर सकता है। थैंक यू सो मच हमारा, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके और बहुत कुछ मज़े की बातें भी सीखने को मिली हैं, क्योंकि हमें अपना डाइट प्लान अगर फॉलो करना है तो उसको बैलेंस लेकर चलना होगा। ये नहीं कि हम एक चीज़ को मुकम्मल तौर पर रिस्ट्रिक्ट कर दें। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, फिर अपनी डिस्कशन को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। और एक थोड़ी सी गमज़दा खबर भी है कि पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी तैराकों का सफ़र पहले ही मरहले में इख्तिताम पजीर हो चुका है। कौमी रिकॉर्ड के हामिल स्विमर अहमद दुरानी के साथ साथ जहां आरा नबी भी मायूस कुन परफॉर्मेंस के बाद इवेंट से बाहर हो गई हैं। पेरिस ओलंपिक्स में हमने देखा कि पाकिस्तानी तैराक अहमद दुरानी का 200 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में वक्त 1 मिनट 58 सेकेंड्स रहा, जो कि उनके कौमी रिकॉर्ड 1 मिनट 55 सेकेंड से भी कम है। कौमी स्विमर 25 खिलाड़ियों में आखिरी नंबर पर रहे, जबकि
रोमानिया के वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड होल्डर डेविड पोपोजी 1 मिनट 45 सेकंड के साथ पहले नंबर पर रहे। पाकिस्तान की खातून की बात करें जहां आरा नबी, तो वो भी 200 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में 2 मिनट 10 सेकंड में बमुश्किल फासला तय कर सकी और 30 एथलीट्स की फहरिस्त में 26वें नंबर पर रहीं। और पाकिस्तान के दोनों तैराकों की तरह जनूबी एशिया से ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले तमाम तैराकों ने वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए इवेंट में शिरकत की है। पाकिस्तान की जहां आरा की तरह हमने देखा कि भारत की तैराक धनेधी दसिंघू सरेहारी भी इवेंट के पहले ही राउंड से बाहर हो गई थी और वो भी अब स्टैंडर्ड में बैठकर इवेंट के सेमीफाइनल देखने पर मजबूर होंगी। पेरिस में ओलंपिक्स का रंगारंग मेला भी सज चुका है। पाकिस्तान पेरिस ओलंपिक्स में सिर्फ 3 खेलों एथलेटिक्स, स्विमिंग और शूटिंग में हिस्सा ले रहा है। पाकिस्तान के 18 रुकनी दस्ते में 7 एथलीट्स और 11 ऑफिशियल्स भी शामिल हैं। इन 7 खिलाड़ियों में सिर्फ 1 एथलीट अरशद नदीम और 3 शूटर्स कशमाला तारिक, गुलाम जोसफ और गुलाम मुस्तफ़ा बशीर ने क्वालिफाई करके पेरिस ओलंपिक्स में जगह बनाई है। एथलीट फाइका रियाज की बात करें, तैराक मोहम्मद अहमद दुरानी की बात करें और जहां आरा नबी को वाइल्ड कार्ड एंट्री की वजह से पेरिस जाने का मौका मिला है। ऑफिशियल्स में कोचेस और शोबा मेडिकल के लोग भी शामिल हैं। उनमें मोहम्मद शफीक है, चीफ डी मिशन है, जावेद लोधी डिप्टी चीफ डी मिशन और जैनब शौकत एडमिन ऑफिशियल हैं। इसके अलावा ये डिटेल्स हैं जो कि आपसे शेयर करनी थी और अभी एक ब्रेक भी लेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले दोबारा से हम बताएंगे कि पेरिस ओलंपिक्स में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी तैराकों का सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ और कौमी रिकॉर्ड के जो हामिल हैं स्विमर अहमद दुरानी के साथ जहां आरा नबी की भी परफॉर्मेंस काफ़ी मायूस कुन रही है और यकीनी तौर पर पाकिस्तानी आवाम को काफ़ी हद तक मायूसी भी हुई है क्योंकि एक बहुत बड़ा ये इवेंट है और ये हम तवक्को कर रहे थे कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की तरफ से जो परफॉर्मेंस थी वो कुछ मायूस कुन हमें नज़र आई है। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी तैराक अहमद दुरानी का 200 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में वक्त की बात करें तो 1 मिनट 58 सेकंड से रहा, जो कि इनके कौमी रिकॉर्ड 1 मिनट 55 सेकंड से भी कम है। एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर हम दोबारा हाजिर होंगे। जनाब, अब कुछ सियासी खबरें शामिल करें तो जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान हमने देखा जो मुज़ाकरात का पहला दौर था वो मुकम्मल हो चुका है। हुकूमत और जमात इस्लामी की टीम्स के दरमियान कमिश्नर हाउस रावलपिंडी में मुज़ाकरात हुए थे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की क़यादत वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने की और कमेटी में अमीर मकाम डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और ताजी रहनुमा काशिफ चौधरी भी शामिल थे। कमिश्नर रावलपिंडी और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वक्कार चीमा भी हुकूमती वफ़द के साथ थे। जमात इस्लामी की 4 रुकनी मुज़ाकराती टीम ने नायब अमीर लियाकत बलोच की सरबराही में मुज़ाकरात किए। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हो चुका है। मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू हुई। लियाकत बलोच ने कहा कि एहतजाजी धरने पर हुकूमत ने खुद राबिता किया है। हुकूमती कमेटी धरने में आई थी और मुज़ाकरात की दावत दी। अमीर जमात इस्लामी ने हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल की है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का पहला दौर अच्छे माहौल में हुआ। IPPs कोई बैन अल-अक़वामी मुआहिदा नहीं, IPPs जैसा नासूर पूरी कौम के लिए मौत का परवाना है। सरमायादारों के मफाद के लिए आवाम की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। लियाकत बलोच की तरफ से ये कहा गया है कि हुकूमत ने कहा है कि कल ही टेक्निकल टीम तश्कील दे देंगे और उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर है वो आज होगा। इसके अलावा धरना भी जारी रहेगा। लियाकत बलोच ने कहा कि हमारे 35 अफराद की नज़रबंदी के ऑर्डर्स किए गए हैं। हमने हुकूमत को 35 अफराद की फहरिस्त भी दी है। हुकूमत संजीदगी से काम करेगी तो पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ भी मिलेगा। दूसरी तरफ हम बात करें हुकूमत की तो हुकूमत ने जमात इस्लामी के तमाम गिरफ्तार कारकुनान को रिहा करने का ऐलान किया है। इस हवाले से विफाकी वज़ीर इत्तलात तो नशरियात अता तारड़ की तरफ से कहा गया है कि जिन हालात में हुकूमत मिली ये आसान काम नहीं था। हुकूमत के अखराजात कम करने की कोशिश की जा रही है। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत ने जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की पेशकश भी की थी जिसे उन्होंने कबूल किया था और जमात इस्लामी ने हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए अपने 10 मुतालबात पेश किए थे और दोनों जानिब से मुज़ाकरात के लिए कमेटीज़ तश्कील दी गई थी। और रावलपिंडी में जारी धरने से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की तरफ से कहा गया था कि किसी की ख्वाहिश नहीं होती कि घर बार छोड़कर सड़कों पर बैठें। जब पार्लियामेंट और इदारे काम नहीं करेंगे तो एहतजाज करना आइन के तहत हमारा हक है। मौजूदा सूरत हाल पर सियासी जद्दोजहद के अलावा कोई रास्ता नहीं। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि बिजली के बिल सिर्फ जमात इस्लामी का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मसला है।
बिजली के बिलों में हर सूरत कमी चाहिए, गरीब आदमी बिजली की कीमत कैसे अदा करेगा। उन्होंने ये भी कहा है वज़ीर आज़म से कि वज़ीर आज़म आप खुद ही बताएं कि कोई शख्स कम से कम उजरत 37,000 में अपना घर कैसे चला सकता है। और रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी का बिजली के बिल्स और महंगाई के खिलाफ धरना आज भी चौथे रोज़ जारी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत बलोच साहब हैं, नायब अमीर जमात इस्लामी। नज़ीर लिगारी साहब से हम बात कर लेते हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार है, स्काइप पर हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। नज़ीर लिगारी साहब, सारी सूरत हाल आपके सामने है। जमात इस्लामी एक तरफ डट गई है, उनके कुछ मुतालबात हैं, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट की तरफ से उन मुतालबात को तस्लीम करने के लिए कोशिश भी सामने आई है। मुज़ाकरात भी हुए हैं और मुज़ाकरात का आज दूसरा राउंड होने जा रहा है। आप क्या देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या लगता है कि जो आज का दूसरा दौर होगा वो कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में ये जमात इस्लामी का ऐसा नाम है अवाम के पर, खालिस अवाम के पर मैदान में आई, और ये अवाम के बुनियादी मसले में सिस्टम्स हैं। सिस्टम हमारे मुल्क के अंदर एक करप्ट सरमायादाराना है, करप्ट जागीरदाराना है, गुलामाना है, कायली है। इस सिस्टम को उलट देने के लिए जो भी हुकूमत आगे बढ़ेगी अवाम उसके साथ देगी। और ये जो इन्होंने रखे हैं, हुक्मरानों का एक तरीका ईजाद किया था, वो IPPs का था। वो उनका इदारा दे न दे, इसकी प्रोडक्शन इस्तेमाल हो ना हो, यानी ये मुआहदे इस तरह के मुआहदे क्या होते हैं कि आप फैक्ट्री लगाएं, नहीं आपकी फैक्ट्री प्रोडक्शन कितनी होगी, आप कहें कि मेरी फैक्ट्री की प्रोडक्शन जो है वो 40,000 थान होगी, हम खरीद लेंगे, और उसके बाद आप इनके पास कैपेसिटी नहीं है 40,000 थान को, फिर क्या करते हैं। ठीक है नज़ीर लिगारी साहब, गालिबन कुछ ऑडियो का मसला आ रहा है, हम उस मसले को सॉर्ट आउट करके आपकी दोबारा राय लेंगे। सूरत हाल कुछ इस तरह से बनती हुई नजर आई है कि जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात का पहला दौर था वो मुकम्मल हुआ, और हुकूमत और जमात इस्लामी की टीम्स के दरमियान हमने देखा कि कमिश्नर हाउस रावलपिंडी में मुज़ाकरात हुए थे। उनके मुतालबात यही हैं कि महंगाई को कम किया जाए। IPPs को लेकर भी उनके कुछ मुतालबात सामने आए थे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की जो क़यादत है वो अता तारड़ की तरफ से की गई, और कमेटी में हमने देखा कि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी थे, ताजुर रहनुमा काशिफ चौधरी भी शामिल थे, और इस तरह से जमात इस्लामी की 4 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी ने नायब अमीर लियाकत बलोच की सरबराही में मुज़ाकरात किए। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर तो मुकम्मल हो गया, लेकिन अब सवाल पैदा ये होता है कि क्या आज जो दूसरा दौर होने जा रहा है उसमें भी कुछ ऐसा रिजल्ट सामने आएगा। और जिस तरह से मीडिया से गुफ्तगू भी की गई थी लियाकत बलोच की तरफ से, उन्होंने कहा कि एहतजाजी धरने पर हुकूमत ने खुद राबिता किया है। हुकूमती कमेटी धरने में आई थी और मुज़ाकरात की दावत दी थी। अमीर जमात इस्लामी ने हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल की थी। मजीद भी कहा गया कि मुज़ाकरात का जो पहला दौर था वो अच्छे माहौल में हुआ। IPPs कोई बैनुल-अक़वामी मुआहिदा नहीं है। IPPs जैसा नासूर पूरी कौम के लिए मौत का परवाना है। सरमायादारों के मफाद के लिए आवाम की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। लियाकत बलोच की तरफ से जो स्टांस है वो यही है कि हुकूमत ने कहा था कि टेक्निकल टीम तश्कील देंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर है वो आज होने जा रहा है। नज़ीर लिगारी साहब, आप अपने डिस्कशन को दोबारा से कंटिन्यू कीजिएगा। जमात इस्लामी ने खालिस अवामी मसले पर जो है एक प्रोग्राम किया है। अगर इसके 10 आदमी भी होते तब भी बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, अगर 100 आदमी होते तब भी बड़ा होता है। अब तो हजारों की तादाद में लोग हैं, देख रहे हैं, वो लोग जो है धरने में शरीक हैं, और मतलब इंतहाई जायज़ है, इंतहाई मुनासिब है, इंतहाई अवाम के बिल जो इस वक्त बुनियादी मसला है उससे ताल्लुक है। ये एहतजाज करके और ये डेडलाइन तय करके जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे और उस वक्त तक जो है वो उस धरने को खत्म नहीं किया जाएगा, मेरे ख्याल में हुकूमत भी तहम्मुल से काम लेगी। और हुकूमत अगर के इस मुजरिम है, और हुकूमत में यही लोग थे जो आज हुकूमत में हैं, जिन लोगों ने IPPs के साथ मुआहदे किए और उनकी कैपेसिटी के हिसाब से पेमेंट की बात की। ये कौन सी दुनिया में होता है कि आप जो है वो आप कहेंगे कि मैं 100 रोटियां खरीद वो करूंगा, तैयार करके दूंगा, और दूसरा आदमी 100 रोटियां खिलाने वाला ही ना हो तो उसको भी आप 100 रोटियों के हिसाब से चार्ज करेंगे और चार्ज करते चले जाएंगे। बिजली पैदा करें ना करें, वो बिजली की कीमत वसूल कर रहे हैं, और उनके फैक्ट्री वो बंद पड़ी हुई हैं जो कंपनियां हैं,
उनकी कंपनियों के भी पैसे ले रहे हैं। ऐसे कंपनी पाकिस्तान ने जो है ऐसी कंपनियों को अरबों रुपए दिए हैं, और वो अरबों रुपए किस मद में दिए हैं? कोई उनकी मद नहीं है। मैं समझता हूँ ये जुल्म है, और असल में सारा सिस्टम ही जालिम है। ये करप्ट जागीरदाराना सिस्टम, करप्ट बिल्कुल। सरमायादाराना सिस्टम, ये गुलामाना सिस्टम, ये कबायली सिस्टम, ये पाकिस्तान पर राज कर रहा है। जब तक ये पूरा सिस्टम तब्दील नहीं होता, पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे, अवाम के बिल्कुल। मसाइल हल नहीं होंगे। लेकिन नज़ीर जमात रिहाई इस्लामी साहब, देख, बिल्कुल यही पॉइंट है कि जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। अब यही तो बात है कि कब तक ऐसा होता रहेगा कि आवाम के हुकूक के लिए, अपने हुकूक के लिए हमें सड़कों का रुख करना पड़ेगा। हुकूमत क्यों नहीं संजीदगी से इन मामलात को देख रही? नौबत यहाँ तक क्यों आती है कि अपने हुकूक के लिए हम सड़कों की तरफ जाते हैं? हुकूमत किसकी है? जिनकी हुकूमत है वही बेनिफिशियरी हैं, वही आईपीपीज हैं, वही अरबों रुपए लूट रहे हैं। वो क्यों आपको कहेंगे कि जनाब हम जो है वो इन चीजों को ठीक करेंगे? उनकी जेब में जा रहा है, कुछ काम किए बगैर, कुछ लगाए बगैर, वो कैपेसिटी की चार्जेस की मद में वो आप पूरे पाकिस्तान के अवाम की जेब में डाका डाल रहे हैं। पूरे अवाम को जो है वो रुसवा कर रहे हैं। उनके घरों में चूल्हे ठंडे हो गए हैं, और ये बिजली के बिल वसूल कर रहे हैं। आए रोज बिजली के बिल बढ़ाए जा रहे हैं, और इन्होंने ये सहूलत हासिल किया है आईएमएफ से। आईएमएफ ने शर्त लगाई कि जनाब आप बिजली के जो कैपेसिटी चार्जेस हैं वो वसूल करेंगे। इसका आईएमएफ का क्या मसला है इसमें? आईएमएफ ने कौन सा, अच्छा बाकी प्रोडक्शन के आप कैपेसिटी चार्जेस मिलती हैं? जो लोग चीनी बना रहे हैं, क्या चीनी की कैपेसिटी चार्जेस वो लेते हैं? क्या जो टेक्सटाइल में कपड़ा बना रहे हैं वो उसके लेते हैं? वो जो आदमी दुकानदार खड़ा हुआ वो अपने कैपेसिटी चार्जेस लेता है? ये बिजली महकमे बड़े अजीब हैं कि ये आपसे कैपेसिटी चार्जेस लेते हैं कि जी हम 300 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे, और 300 मेगावाट की कैपेसिटी के पैसे मिलेंगे। तो अगर वो 300 वो हम इस्तेमाल न करें तो भी लेंगे, अगर वो पैदा न करें तब भी लेंगे, क्योंकि तय हो गया है कि कैपेसिटी चार्जेस दिए जाएंगे। ये जुल्म है मेरे ख्याल में। इससे बड़ा जुल्म पाकिस्तान की तारीख में बिल्कुल। और कहीं नहीं हुआ है। मुआशी जुल्म है, ये इक़्तिसादी जुल्म है। लोगों के खाने पीने पर जो है इन्होंने कब्जा कर लिया है। लोग जिंदगी से बेजार आ चुके हैं। पाकिस्तान में लोगों को खड़े होना होगा। जमात इस्लामी ने धरना दिया है, मेरे ख्याल में पूरे लोगों को साथ देना चाहिए, और हुकूमत से कैपेसिटी चार्जेस के सारे सिस्टम को खत्म करना चाहिए। नसीर पाकिस्तान रिहाई साहब, का जी बिल्कुल, जैसे कि आईपीपीज, कुछ खबरें ऐसे भी आ रही हैं कि जो आईपीपीज के मालिकान हैं वो उनके अपने ही मनपसंद अफराद हैं। गवर्नमेंट की बात करें तो क्या लगता है कि गवर्नमेंट कोई वाकई इनके खिलाफ इकदाम करेगी? इतनी खुद मुख्तार है गवर्नमेंट? मसला ये है कि एक तो गवर्नमेंट के अपने लोगों के हैं ना, ये आईपीपीज कौन है? एग्जैक्टली सर। आईपीपीज बड़ी तादाद में तो हुक्मरानों के हैं, और चाहे वो मौजूदा हुक्मरान हो, साबका हुक्मरान हो, आईपीपीज तो इन्हीं के हैं। और चंद एक बड़ी कंपनियां हैं जो गैर मुल्की हैं, आपने उनके साथ भी यही किया है। और अब ये है, आपको जो कर्ज दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं आईएमएफ वाले कि जनाब आप इससे चीन के कर्जे नहीं उतारेंगे। चीन से जो कर्जे लिए हैं वो उनकी ये शराइत भी हैं। और आपकी जो बड़ी मिलें हैं, बड़ी जो वो हैं कंपनियां हैं बिजली पैदा करने वाली, वो 3 कराची में हैं। वो चीनी है जो पिछले 2013-14 से लगाई गई थी। और उसके बाद जो है साहिवाल में कोयले की किस आदमी ने कहा था इनको, किस हकीम ने नुस्खा बताया था कि आप एक फर्टाइल ज़राई इलाके के अंदर जाकर कोयले से चलने वाली जो है बिजली पैदा करने वाली कंपनी लगाएं। और उसका अजीबोगरीब इनको सिलसिला चल रहा है कि आप ये सब माहौल खराब कर रहे हैं, वहाँ ज़राअत का बेलगार कर रहे हैं, बिजली पैदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप लोगों से पैसे वसूल कर रहे हैं। मसला ये है कि आप रिनेगोशिएट करेंगे तो आप चीनी कंपनी के साथ या और गैर मुल्की कंपनियां उनके साथ भी रिनेगोशिएट करें। और उसके अलावा आप अपने लोगों के सारे सिलसिले को बंद करें। जो इन हुक्मरानों की अपनी अपनी कंपनियां हैं, उनका क्या करेंगे? बिल्कुल। हुक्मरान कंपनियों के मालिक अरबों रुपए, खरबों रुपए जो है वसूल कर रहे हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान के अवाम की जेब पर डाका डाल के वसूल कर रहे हैं। और ये आप वो लोड शेडिंग वहीं चली गई है। 10 से 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे बिजली नहीं मिलती है, और लोगों को बिल अदा करने पड़ते हैं। वो जैसे सारा साल बिजली इस्तेमाल करता हूँ, और उसके ले रहे हैं चार्जेस। और चार्जेस भी बिजली के बिल के नहीं, वो 8 रुपए यूनिट जो है वो उसका बिल है, और आप 60 रुपए के हिसाब से ले रहे हैं, और ये कैपेसिटी चार्जेस है। शर्म करें हुक्मरान, ये गलत हो रहा है, जुल्म हो रहा है।
ठीक है, तो नज़ीर लगार साहब, आप सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं कि लगता है कि हुकूमत इनके मुतालबात तस्लीम करेगी? अगर मुतालबात तस्लीम नहीं करती तो फिर जमात इस्लामी भी एक बड़ा रिजिड स्टांस रखती है, वो कह रहे हैं कि हम अपने मुतालबात माने बगैर नहीं जाएंगे। अगर इस सूरत हाल में PTI के लोग भी जमात इस्लामी के काफिले में शामिल होते हैं, इस एहतजाज में शामिल होते हैं, तो फिर हुकूमत का क्या बनेगा? कुछ टफ टाइम हो सकता है हुकूमत के लिए? मेरे ख्याल में हुक्मरानों के पास कोई रास्ता नहीं है कि अपनी लूट मार बंद करें। ये हुक्मरानों की अपनी लूट मार है, इसको बंद करना पड़ेगा, और सारी कंपनियां भी इन्हीं के हैं, इसको बंद करना पड़ेगा। और लूट मार बंद किए बगैर उनको जनाब हाफिज नईमुर रहमान को भी नहीं जाना चाहिए, और हुक्मरानों को बाहर घुटने टेकने पड़ेंगे और ये मानना पड़ेगा। ठीक है। और नज़ीर साहब, मुझे हम अगर देखें ओवरऑल सूरत हाल, तो आवाम के लिए तो कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। आवाम के लिए नए से नए मसले पैदा हो रहे हैं। पहले टैक्स, महंगी बिजली, गैस नहीं है, और अशिया ख़ुरोनोश भी इतनी महंगी, और अब फिर IPPs का मसला निकल गया है। क्या लगता है कि जल्द से जल्द सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आ रहा है आपको मसला? नहीं, हुक्मरान तो दिन ब दिन इन लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं, उनकी हर सहूलत वापस ले रहे हैं, उनकी दे रहे हैं। मेरे ख्याल में PCR की आवाज बंद। ठीक है। और नज़ीर साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत के जो सीनियर रहनुमा थे वो उनसे बड़े नाला हैं। हुकूमत के जो अपने ही रहनुमा हैं वो भी सीनियर लीडरशिप। लेकिन आपको क्या लगता है कि आजकल कुछ ऐसी अफवाहें, खबरें भी गर्दिश कर रही हैं एहसन इकबाल को लेकर के, वो भी हो सकता है कि मुस्ताफ़ी हो जाएं, जैसे कि पहले बहुत सी सीनियर लीडरशिप है जो कि मुस्ताफ़ी हो चुकी है, नून लीग से राह फरार इख्तियार कर चुकी है। मेरे ख्याल में अब रास्ता कोई नहीं बचा है, ये तो नून लीग का ही नहीं, ये सारी जमातें जो हैं वो बिलखसूस इस सिस्टम को वो करती हैं, स्टेटस को बरकरार रखना चाहती हैं। जमात इस्लामी अगर स्टेटस को से बाहर निकलना चाहती है तो कहे, वो एलानिया कहे कि जनाब वो सरमायादारी और जागीरदारी और गुलामाना और कबायली निज़ाम को टोटल वाइप आउट कर देंगे। जो भी इस नारे के साथ आएगा और अवाम को यकीन होगा कि ये लोग हमारे साथ सच्चे रहेंगे, तो लोग उनके साथ रहेंगे। सियासी पार्टी को कोई अहमियत नहीं। सियासी पार्टियां अपनी बुनियाद खो चुकी हैं, सियासी पार्टियों की अपनी कोई बुनियाद बाकी नहीं रही है, और उन्होंने अवाम के सामने बिल्कुल साफ सामने आ गए, अवाम के मध्य मुकाबले आ गए ये सारी सियासी पार्टियां, चाहे वो PTI हो, चाहे वो लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे कोई और पार्टी हो, सारी पार्टियां अवाम के साथ नहीं खड़ी हैं, तो IPPs के साथ खड़ी। सारी सियासी जमातें IPPs के साथ खड़ी हुई है। IPPs की जी ठीक है। और नज़ीर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो आप उनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान कुछ चपकलिश चल रही है, उनके आपस में बन नहीं रही, क्योंकि कल न्यू न्यूज़ का प्रोग्राम है नसरुल्लाह मलिक के साथ, उनके साथ सुहेल वड़ाइच थे, उन्होंने बड़ी खबर दी है अंदर की कि पीपल्स पार्टी में कुछ इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं और आने वाले दिनों में शिद्दत इख्तियार करेंगे इख्तिलाफात। नहीं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अगर इस हुक्मरानी का साथ देते हैं, हुक्मरानों की बात नहीं कर रहा हूँ, इस हुक्मरानी का साथ देते हैं, अगर वो इस सिस्टम का साथ देते हैं, अगर वो इस निज़ाम का साथ देते हैं, तो अपने बुनियादी जो उनका पार्टी की बुनियाद से वो उसके खिलाफ जाते हैं। इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मईशत के बारे में खुलकर बात की थी, उसने सियासत के बारे में खुलकर बात की थी, उसने अवाम को ताकत का सरचश्मा माना था। तो अब अवाम के खिलाफ अगर कार्रवाइयाँ होंगी, अवाम के साथ पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? पीपल्स पार्टी को अवाम के साथ जाना पड़ेगा, पीपल्स पार्टी को सिस्टम के खिलाफ जाना पड़ेगा, और पीपल्स पार्टी को सिस्टम के खिलाफ जाना पड़ेगा। अगर ये इसको तहफ़्फ़ुज़ देती रहेगी तो फिर कहाँ से पीपल्स पार्टी रहेगी? लेकिन नज़ीर साहब, आपको लगता नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी उतना एक्टिव नहीं नज़र आ रही? अभी कितनी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हुई हैं, अगर हम IPPs के मामले की बात करें और अमीर जमात इस्लामी की तरफ से, जैसे जमात इस्लामी की तरफ से धरने का भी सामने आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इतनी पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रही? क्या वजूहात हो सकती हैं? पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में भी है, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार के मरकज़ में बैठी हुई है और उससे अलग भी होकर बैठी हुई है, और उसके साथ उसका ये भी चल रहा है कि हम इस हुकूमत को साथ लेकर चलेंगे। मसला ये है कि हुकूमत कुछ हुकूमत करे ना, हुकूमत को हुक्मरानी तो बताए कि क्या कर रही है। हुकूमत जो है वो डंडा लेकर लूट मार में लगी हुई है, डाकाजनी में लगी हुई है। अगर हुक्मरानी डाकाजनी का नाम है तो आप करें, उस डाके में शरीक हो जाए। अगर हुक्मरानी लूट मार का नाम है तो लूट मार में शामिल इस वक्त तो यही समझा जाएगा ना, इस डाकाजनी में, इस लूट मार में, आवाम की जेब पर डाका डालने में अगर साथ खड़े तो फिर आप बताएं कि साथ खड़े, अलग होना है तो अलग हो जाए।
बताएं कि साहब हम इस सिस्टम का साथ नहीं दे सकते। हुकूमत का मसला नहीं है, सिस्टम का मसला है। आप जो भी आएगा सिस्टम के खिलाफ आएगा। ये सिस्टम ही करप्ट है। अगर सिस्टम को तब्दील नहीं किया जाता तो अवाम मुतमईन हो जाएगा। कोई आ जाए, आसमान से फरिश्ते ले आए और अगर वो सिस्टम को चलाना चाहेंगे तो सिस्टम नहीं चलेगा। सिस्टम ये बिल्कुल, इससे कोई डिलीवर नहीं हो रहा है। ये खत्म हो चुका है, सिस्टम सड़ रहा है, इसकी बदबू उठ रही है, इसकी बदबू से लोगों के दिमाग फट रहे हैं। सिस्टम को खत्म करना होगा। सिस्टम को खत्म किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ज़ीलगार साहब, क्या लगता है सिस्टम कैसे ठीक हो सकता है? हम देखते हैं कि कुछ ऐसे मामलात हैं जो जब तक वो आखिरी हद तक नहीं पहुंच जाते तब तक वो उन्हें हाईलाइट भी नहीं किया जाता, दुरुस्त तो करना दूर की बात है। तो क्या लगता है कि अब सिस्टम को ठीक करने के लिए कौन आएगा? नहीं, मेरा ख्याल सिस्टम ठीक हो ही नहीं सकता। ये मशीन खराब हो चुकी है, ये मशीन गल सड़ चुकी है, ये सिस्टम चलने वाला है ही नहीं। इस सिस्टम में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। आपको पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा इस पूरे सिस्टम को और एक नया सिस्टम लाना पड़ेगा। आवाम को जमहूरी और आवाम की ख्वाहिश का आईनादार, आवाम का दोस्त सिस्टम लाना पड़ेगा। आपने देखा कि सिस्टम के खिलाफ पीछे 2 साल स्टैंड कर रही थी और फिर ऐलान किया कि हम जो है वो बाहर निकल रहे हैं एहतजाज के लिए। एहतजाज के लिए कोई नहीं निकला। क्या ये गिरफ्तारियां बनती हैं? जब आवाम सिस्टम के खिलाफ तो गिरफ्तारियां नहीं बनती और जिंदगियों का कोई वो नहीं होता है। आपको आगे बढ़ना होता है और आगे बढ़कर आवाम के साथ खड़े होना पड़ता है। जमात इस्लामी की शक्ल में अगर कोई साथ आकर खड़ा हो गया है, देखते हैं कि कितना देर और जमात इस्लामी चलती है। समझौते पर वो जो है वो तैयार होती है या समझौतेबाजी के जरिए वो अपना रास्ता निकालती है या आखिरी दम तक वो आवाम के साथ खड़े होती है और पूरे के पूरे सिस्टम को तब्दील करने की बात करती है। असल बात इस वक्त जो है वो मराद की नहीं है। बात ये नहीं है कि बिजली के बिलों का मसला है। असल बात ये नहीं है कि आप गैस के बिलों का मसला है। असल बात ये नहीं है कि आपके पेट्रोल महंगा हो गया। असल बात है जिंदगी महंगी हो गई है, जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। आप 5 के साथ जो आप 40,000 लेगा, मकान का किराया कहाँ से देगा, बच्चों का खर्च कहाँ से पूरा करेगा, उनकी तालीम कहाँ से होगी? ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर सकता है। इस सिस्टम को चलाने का मतलब ये है कि आप अपने आप को खुशी के लिए तैयार कर लें। ये सिस्टम चलने वाला नहीं है। सिस्टम को हटाएं और कोई सिस्टम। ठीक है, सिस्टम में तब्दीली लाने की अशद ज़रूरत है अगर हम आवाम के लिए वाकई में कुछ करना चाहते हैं। बेहद शुक्रिया आपका नज़ीर लिगारी साहब, आप अपना वक्त दे रहे थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान में आजकल हर कोई बिजली के बिलों का रोना रो रहा है। ऐसे में हम देखें सोशल मीडिया पर तो एक नई बहस छिड़ गई है IPPs और यानी निजी बिजली घरों को कितनी अदायगियाँ की जा रही हैं और क्या वो अपनी मुकम्मल सलाहियत के मुताबिक बिजली बना भी रही है या नहीं। कैपेसिटी पेमेंट यानी इन निजी बिजली घरों को अदायगियों का मामला नया नहीं, ताहम हाल ही में इस बहस का एक बार फिर से आगाज़ उस वक्त हुआ जब साबिक निगरान वफाकी वज़ीर बराए कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ सरमायाकारी गौहर एजाज की जानिब से ये कहा गया कि हुकूमत एक IPP से 750 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से बिजली खरीद रही है, जबकि IPPs को कुल 2000 अरब सालाना की अदायगियाँ की जा रही हैं। तो जनाब, ये सारा मामला है क्या और क्या वाकई हुकूमत IPPs को सालाना 2000 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट की मद में दे रही है या फिर सिर्फ ये महज बातें हैं? लेकिन पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैपेसिटी पेमेंट होती क्या है। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं माहिर मईशत हैं उमर फारूकी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। ये बेसिकली कैपेसिटी पेमेंट होती क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहस बहुत छिड़ चुकी है IPPs। देखिए ये तो कैपेसिटी पेमेंट ये है कि जितनी आप चलाएंगे उतनी आप उसकी पेमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो चल नहीं रही और उसकी पेमेंट्स हो रही हैं। और इसका जो मेजर इशू है वो ये है कि एक तो चाइनीज़ हैं, लेकिन वो एक मतलब माइनर, लेकिन मेन जो इशू इस वक्त आ रहा है कि जो पाकिस्तानी ओन्ड है ना, उसके ऊपर आपको आउट ऑफ द बॉक्स नेगोशिएशन करनी पड़ेगी। जब वो नेगोशिएशन हो जाएगी तो और गवर्नमेंट वाली जो हो जाएंगी तो फिर आप चाइना के साथ भी जाके कुछ ना कुछ उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके अच्छे दोस्त हैं। दूसरी बात यह है कि जो प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट को आ रही है और पिछली गवर्नमेंट उससे पहले भी, कि इन्होंने इस किस्म के मुआहदे किए हुए हैं जो कि कोर्ट्स में, इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाके ये आपके लिए वो बाले जान बन सकते हैं। लेकिन उसका हल ज़रूर है। उसका यह मतलब नहीं है कि आप इसको कंटिन्यू करें
मतलब आप अगर आप गोलियां खा रहे हैं तो खाते रहें, तो ये तो इसको यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी इशू ये है कि ये कैपेसिटी पेमेंट्स जो है इसको आपको आउट ऑफ द बॉक्स नेगोशिएशंस करनी पड़ेगी। मुझे याद है कि पिछले गवर्नमेंट में भी ये शुरू हुआ, फिर ख़त्म हो गया। असल प्रॉब्लम ये है कि आपको ये मॉडल जो सऊदी अरेबिया वाला मॉडल था ना, उन्होंने प्रिंस मोहम्मद सलमान ने जो शहजादे थे उनको कैद कर दिया और उनको कहा कि जी ये इतने पैसे देंगे तो आप निकल आएंगे, और उनके साथ सख्ती बरती। अब मैं देखिए, मैं इस बात की रिस्पेक्ट करता हूँ कि आपको ये वो वाला हाल नहीं होना चाहिए जो रेगो डेग का हुआ है, लेकिन कम से कम जो पाकिस्तानी इसके ओनर्स हैं उसमें जो मेरी शवायद के मुताबिक पॉलिटिकल लोग भी जो भी है, मतलब जिस पार्टी से भी है, उसको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन आपने ये जो अदारे बने तो वो देखिए वो खुद नीचे आ जाएंगे। वो देखें बिलियनियर्स हैं, वो कहते हैं ना BBC बिलियनियर क्लब, ये वो क्लब है। तो इसको जब तक आप तोड़ेंगे नहीं, दूसरी बात ये है कि इसको आपको जहानत से तोड़ना है। ये नहीं कि बढ़ के मार दी और वो कर दिया, प्रॉपर स्ट्रेटजी। लेकिन आई एम श्योर कि इसके बगैर ये होना नहीं। तो सर IPPs कब से बनना शुरू हुई हैं और पाकिस्तान में कितनी ज़रूरत है इस वक्त IPPs? देखिए इस वक्त तो देखिए मैं आपको गवर्नमेंट के मॉडल्स की तरफ आ जाता हूँ जो कि चाइना से बनी थी। ये एक्चुअली इन्होंने इनसे बड़ी सख्त गलती हुई, जो 30% है, इन्होंने इसको IPP में लाना ही नहीं था। ठीक है। देखिए ना, ये तो आई थी चाइनीज़ की सिस्टर्स के साथ, बाद में इन्होंने इसको IPP में ले आए कि जी हम इससे मुनाफा कमाएंगे। वो मुनाफा कमाने की बजाय आपके गले पड़ गई, तो उसमें एक मैनेजमेंट फेलियर है। और ये देखिए मेरा ख्याल है ये कंसेटिवली 10 साल से ये जो 10 साल से भी ज़्यादा जब दोनों पार्टीज़ की जो हुकूमत थी उसमें ये होते रहे। अब उस देखिए मैं ब्लेम गेम पे नहीं जाना चाहता, और ना ही मैं ये हम चाहते हैं कि कोई एडवर्स पब्लिसिटी की तरफ जाए। आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, देखें उसको आपने ऑनर करने होते हैं, लेकिन ये ऑनर नहीं होंगे जब तक आप दूसरा रास्ता नहीं इख्तियार करेंगे। और आप देखें ये जहाद है पाकिस्तान, नहीं आपकी पूरी इकॉनमी उसने बिठा दी है। बिल्कुल ठीक है ना। आई एम श्योर कि गवर्नमेंट इसको देखो चाइना गए हैं, वो लोग गए हैं, उन्होंने इनको जो चाइनीज़ पार्ट है उन्होंने रीप्रोफाइलिंग के लिए कहा। रीप्रोफाइलिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने कर्जे ख़त्म नहीं करने, कि उसका कुछ डेफर हो जाएगा। बिल्कुल उमर साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मैनेजमेंट फेलियर है, अब इसको हमने ठीक भी तो करना है ना, सिस्टम को दोबारा से ठीक भी तो करना है। कितना टाइम लग सकता है सिस्टम रिवर्स करने में? नहीं देखें, ये टाइम आपके पास टाइम ही नहीं है इसके लिए। सिंपल सी बात है, आपकी इकॉनमी जो डिस्ट्रेस पे जा रही है, और आपका मेजर जो इसमें इशू है वो ये IPPs है और पावर सेक्टर है। आपको दो काम करने पड़ेंगे, जो एक तो पावर सेक्टर रिफॉर्म जो कि हुकूमत का, लेकिन पावर सेक्टर रिफॉर्म कामयाब नहीं होंगे क्योंकि लोग सड़कों पे हैं। ठीक है ना। तो वो अनपॉपुलर गवर्नमेंट के या किसी पार्टी के उनको आप कैफे किरदार तक पहुँचाएं, जो भी है। मैं कोई किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ना मैं पॉइंट स्कोरिंग करना चाहता, जो रिस्पॉन्सिबल है जी देखें ना, जो भी है। आई थिंक इसमें अस्करी क़यादत की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखें वही इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो वो मेरा ये ख्याल ये है कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स चलें और फिर दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आएँ। लेकिन अब तो वो रिन्यूएबल एनर्जी भी आपकी मारी जाइए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, हाइड्रो पावर, वो तो आप कर नहीं रहे। तो मेरी एक्चुअली हुकूमत देखें, इन्होंने पहले मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर एक होती थी, वापडा के नीचे ये सारी होती थी, इन्होंने सारा डिसबंटल किया। आपको याद होगा जब ये वर्ल्ड बैंक के प्रेशर के नीचे इन्होंने कहा कि जी नहीं, ये पावर को अलहदा कर देते हैं और इनको अलहदा कर देते हैं। देखिए पानी का और बिजली का चोली दामन का साथ, दे गो हैंड इन ग्लव। सो बेसिकली देखिए
ये जो तकरीरें कर रहे हैं मैं सब देख रहा हूँ, लेकिन दे मस्ट कम विद सोल्यूशन। एग्जैक्टली। लेकिन और सोल्यूशन यही है, मैं आपको ये बता दूँ, ये नेशनल कंसेंसस से होना है। और ये ख़ास तौर पे ये जो पावर वाला है ना, इट कॉल्स फॉर अ नेशनल गवर्नमेंट। ये एक पार्टी के बस की बात नहीं है बिल्कुल। वो ना अपने ऊपर ना वो इस माफिया को तोड़ पाएगी। ठीक है। तो मेरा ये ख्याल ये है कि मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहता हूँ कि इसको एक नेशनल गवर्नमेंट के ज़रिए इसको हल किया जाए, और अगर जो इसमें नहीं करता वो पाकिस्तान का दुश्मन है। आई थिंक दिस इज़ द थीम दैट यू शुड टेक इमीडिएटली। प्रेस को भी, मीडिया को भी ये कहना चाहिए, और बजाय के देखें ना, बाकी तो चले आपके। बिल्कुल सर, इस मसले को बड़ा प्रॉपर्ली हाईलाइट भी किया जा रहा है। सर, जो छोटे बिजली घर हैं, हुकूमत उससे कैसे छुटकारा हासिल कर सकती है, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी हो चुका है। देखिए मेरी बात सुने, उसको आपको ख़त्म करने पड़ेंगे। देखिए मैंने यस, अभी मैंने देखिए नोटिफिकेशन देखा था कि NTDC को वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद प्राइवेटाइजेशन का अमल तेज़ करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जो मुझे ख़दशा है कि ये जो जिन फैमिलीज़ ने IPPs की हैं वो इसकी बिडिंग करेंगे। ठीक है। जैसे आपने PIA की देखें, कोई भी फॉरेन बिडिंग नहीं आई, तो ये भी यही काम करेंगे। ठीक है। तो इसको बचने के लिए आपको एक नेशनल कंसेंसस बनानी पड़ेगी, और आप ये फॉरेनर्स को दें, क्योंकि अगर आप पाकिस्तानी पार्टी को दे देंगे तो फिर उसकी मोनोपोली हो जाएगी। आपने KR इलेक्ट्रिक नहीं देखा कितना बुरा हाल हो रहा है? तो आई एम श्योर, देखें दो चीज़ें, लाइन लॉसेस भी आपकी नीचे आएंगी, मैनेजमेंट आपको करनी पड़ेगी। लेट द प्राइवेट सेक्टर कम इन। कोई गवर्नमेंट का काम नहीं है कि टू डू बिजनेस, यू नो। सो दिस इज देन दिस हैज़ टू साइमल्टेनियसली गो। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पाकिस्तान की इकॉनमी अदरवाइज ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सर बिल्कुल वही बात आ गई ना कि पर्सनल इंटरेस्ट से बाहर निकलना चाहिए, हमें आवाम के लिए भी सोचना चाहिए। तो ये तो फिर देखें, ये तो फिर निकले अवाम, इसकी मैं सपोर्ट करता हूँ। ऑल्दो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे कॉम्पिटेंसी भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन ये मैं एज अ पाकिस्तानी और कमिंग फ्रॉम एन डेकोरेटेड फैमिली, मैं समझता हूँ कि हर ये पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है, और ये मिलके इसको ख़त्म करें और ब्लेम गेम से निकल जाएं। लेकिन अगर आप कहते हैं हम ये मार देंगे, ये कर देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। वो सही कहते हैं कि रिकॉर्डिंग का शुरू हो जाएगा मसला, और ये तो आपको इसको ये अपने लोगों को तो पकड़ें, ठीक है, उनकी आप उनको पुलिंग आर्म ट्विस्टिंग करें इन अ नाइस वे एंड लेट देम डू। उनके एक इंटरेस्ट थोड़ी 50,000 आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बिल्कुल, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है अगर इस मसले से हमें निकलना है तो। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और अपने बाकी टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। अब हम कुछ मौसम की बात करेंगे। PTMA की तरफ से गुज़श्ता रोज़ से हमने देखा कि पंजाब में मॉनसून बारिशों का 5वां स्पेल शुरू होने की पेशगोई की थी। तर्जुमान PTMA की तरफ से कहा गया था कि पंजाब में मॉनसून बारिशों का जो 5वां स्पेल है 28 जुलाई से शुरू होगा। 28 से 31 जुलाई तक पंजाब में मॉनसून बारिशों की पेशगोई है। 29 से 31 जुलाई के दौरान जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में आंधी गरज चमक के साथ बारिशों के इम्कानात हैं। रावलपिंडी, गुजरावाला, सरगोधा, मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल और गुजरात डिवीजन्स में मॉनसून बारिशें भी मुतवक्की है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें, DG PTMA इरफान काठिया की तरफ से कहा गया कि मौसमी सूरत हाल के बारे में मुतल्लिका इंतजामिया को अलर्ट जारी किया गया है। PTMA कंट्रोल रूम में 24 घंटे सूरत हाल की मॉनिटरिंग हो रही है। पंजाब में मॉनसून बारिशों के दौरान दरियाओं और डैम्स में पानी की सूरत हाल नॉर्मल है, लेकिन अवाम से इल्तिमास है कि हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। पुरानी जो इमारतें हैं, खंबे हैं, आसमानी बिजली की गरज चमक से बचाव के लिए महफूज मकामात पर रहें।
पीडीएमए ने कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, वासा, महकमा आबपाशी, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस और दीगर मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की भी हिदायत की है। तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पर चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जिस तरह से ये कहा गया था कि 5वां स्पेल 28 जुलाई से शुरू होगा, तो क्या खबर है आपके पास, कब से ये जो 5वां स्पेल है बारिशों का शुरू होने जा रहा है? कल भी लाहौर में बड़ी 28 से बारिश हुई है और 3-4 दिन जो है बड़ा ये बारिश का सिलसिला है। और में भी और इस कश्मीर और सियालकोट में अच्छी बारिशें होगी और ये अगले 2-3 दिन में बारिशें और बारिशों के साथ बारिशें ठंडी भी है और ज्यादा मकदार भी है। और इससे ये होगा कि हमारे जो उसके डैम से भी पानी में पहुंचेगी और होगा। ठीक है। और शाहिद साहब, पंजाब के कौन से ऐसे शहर हैं, कौन से इलाके हैं जो ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं इस स्पेल से? जी शाहिद साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी आ रही है। जी बताइएगा कि पंजाब के ऐसे कौन से शहर हैं या इलाके हैं जो इन बारिशों से ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं? देखिए, इसमें जो इस्लामाबाद से पिंडी, गुजरावाला, इनमें जो है अच्छी मानसून की और इसमें से तेज बारिश भी। इसमें जो शहर के इलाके उससे का मसला हो सकता है, अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। और जो हमारे रवि और चिनाब नाले उनमें तो नहीं आ सकती है, बाकी दरियाओं में का खतरा नहीं। ठीक है। और शाहिद साहब, ये बताइएगा कि जनूबी पंजाब के हम देख रहे हैं कि बेशतर अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों के इम्कानात भी जाहिर हो रहे हैं। तो क्या दरियाओं और डैम्स की सूरत हाल भी हम देख सकते हैं कि तुग़यानी पैदा होने का कोई खदशा है? नहीं, दरियाओं में तो डैम में तो बड़ी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन दरियाओं में भी कोई का भी खतरा नहीं है। लेकिन हमारे डीजी खां के हिट और वहाँ जो है फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है। और उसके अलावा जो मरिया और नजर एरिया वहाँ लैंड स्लाइडिंग का जो पहले भी हो चुकी है और लैंड स्लाइडिंग का और ठीक है शाहिद साहब, हम आपसे दोबारा से कांटेक्ट करते हैं। अभी कुछ ऑडियो का इशू है, उसे सॉर्ट आउट करके आपकी तरफ से मैं दोबारा आऊँगी। और जिस तरह से पीडीएमए की तरफ से ये फोरकास्ट थी कि पंजाब में मानसून बारिशों का जो 5वां स्पेल है वो शुरू होगा। तर्जुमान पीडीएमए की तरफ से कहा गया था कि पंजाब में मानसून बारिशों का 5वां स्पेल 28 जुलाई से शुरू होगा। 28 से 31 तक की डेट थी कि पंजाब में मानसून बारिशों की पेशगोई थी। 29 से 31 जुलाई के दौरान जनूबी पंजाब के कई अजला हैं जहाँ पर आंधी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। रावलपिंडी, गुजरावाला, सरगोधा की बात करें, मुल्तान, डेरा गाज़ी खान के अलावा बहावलपुर, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल और गुजरात डिवीजन्स में भी मानसून बारिशें मुतवक्की हैं। जबकि डीजी पीडीएमए इरफान काठिया ने कहा है कि मौसमी सूरत हाल के बारे में मुतल्लिका इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया है और हम इस सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। पीडीएमए कंट्रोल रूम में 24 घंटे सूरत हाल की मॉनिटरिंग हो रही है। पंजाब में मानसून बारिशों के दौरान दरियाओं और डैम्स में जो पानी की सूरत हाल है वो है नॉर्मल। लेकिन आवाम से ये दरख्वास्त है कि वो इस सूरत हाल में हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं, पुरानी इमारतों में जाने से परहेज़ करें, खंभों को हाथ मत लगाएं, आसमानी बिजली की गरज चमक से बचाव के लिए महफूज मकामात पर रहें और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। पीडीएमए ने कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, वासा, महकमा आबपाशी, रेस्क्यू और सिविल डिफेंस और मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की भी हिदायत जारी कर दी है। तो जनाब, मौसम की सूरत हाल कुछ इस तरह से बनती हुई हमें नज़र आ रही है कि 29 से 31 जुलाई के दौरान जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में आंधी भी होगी, गरज चमक के साथ बारिशें भी होंगी। रावलपिंडी, गुजरावाला के अलावा कई ऐसे सिटीज़ हैं पंजाब के जहां पर मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। जबकि जो डीजी पीडीएम है उनकी तरफ से यही कहा गया है कि मौसमी सूरत हाल के बारे में जो मुतल्लिका इंतजामिया है उसको अलर्ट जारी कर दिया गया है। शाहिद अब्बास साहब ने हमें दोबारा से ज्वाइन किया है, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। शाहिद साहब, ओवरऑल सिचुएशन क्या रहेगी मौसम को लेकर? में बारिशें होगी जिसमें मकदार भी ज्यादा अच्छी होगी और उसी इलाके पे बारिशें होगी। दूसरा ये कि इसके जेर असर ये होगा कि जो हबस है उसकी तो रहेगी, लेकिन टेम्परेचर जमीन के कम हो जाएंगे और जो पिछले 2 हफ्तों से काफी मौसम शदीद था, हबस और फील लाइक, वो काफी बेहतर हो जाएगा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद अब्बास साहब, हमें मौसमी सूरत हाल बता रहे थे। और इस तरह से आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।